सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अगर आप पहले तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। एंड आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट इज लाफिंग बुल, जीनोमिक मेडिसिन, एसिड रेन, चाइना एंड अफ्रीका, आरबीआई गाइडलाइंस ऑन स्टेट गारंटी, एनक्रिप्शन और मेंस। ये आपका टॉपिक एनवायरनमेंट का है, ये आपका टॉपिक साइंस का है, ये टॉपिक आपका एनवायरनमेंट का है, चाइना एंड अफ्रीका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। दिस इज लिंक्ड विथ इकोनॉमी, इकोनॉमी का टॉपिक है। एनक्रिप्शन मैं आपको बता देता हूँ साइंस का टॉपिक है। और फिर ये है आपका, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। जो भी नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करना है वो सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सारे एडवांस टॉपिक्स आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो आपको अपनी स्टैटिक के साथ इन चीज़ों को करना है, कवर करना है, बैलेंस करना है। मेंस का क्वेश्चन देख लो, चाइना एंड अफ्रीका हैज बोथ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर में लिखना है। आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज जो है वो कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो अभी 31 तक आपको 20% ऑफ रहेगा। पहले 30% ऑफ था, बट जो मैंने आपको समय दिया था अभी आपका 31 तक आपका 20% ऑफ रहेगा, और फिर आपका उसके बाद 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपना हिसाब से प्लान कर सकते हैं। हमारी 10 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें मैं आपका 2 साल का जो भी कंटेंट है सारा कवर करूंगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी कंटेंट ये है, कंटेंट बेसिकली जो 2 साल में कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, हर चीज़ कवर होगी। बट ये याद रखना है आपको कि जो 24 की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करना है। कोर्स के बारे में आप जैसे सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट विजिट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस web.sauravpandeyupsc.com पे है, उस पर सब कुछ जानकारी आपकी दे रखी है, आप लोग देख लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा। अगर आपने स्टार्टिंग अच्छे से कर रखा है तो बस ये सारी चीज़ें कर लेनी है, इसको करना है, इस कोर्स को। आपको फिर जो एडवांस करंट अफेयर्स आस्पेक्ट 2 साल का आपको कवर करना पड़ता है, उसके लिए फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू 1000+ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में जो हमारा डिस्कशन होता है। इस ऐप को आप लोग जरूर से डाउनलोड करें। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। इन अ फर्स्ट लाफिंग गर्ल स्पॉटेड इन इंडिया। तो ये बर्ड, इसको लाफिंग गुल बोलते हैं। जनरली ये जो बर्ड है ये थोड़ा नॉर्थ अमेरिका, यूएस जैसी जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये माइग्रेटरी बर्ड है नॉर्थ अमेरिका की अगर बात किया जाए। और ये अभी एस्चुरी कसारागोड डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक कर्नाटका में है। एक बार देखना किस जगह पे डिस्ट्रिक्ट है। तो माइग्रेटरी बर्ड है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से ये रिलेटेड ये बर्ड है। माइग्रेटरी मतलब ये माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह, और जनरली देखा जाता है दिस बर्ड बेसिकली माइग्रेट। तो दिस इज अ माइग्रेटरी बर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। अच्छा, कमेंट सेक्शन बताओ एस्चुरी शब्द का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एस्चुरी? एस्चुरी शब्द का क्या मतलब होता है? अब इसका साइंटिफिक नेम हमें नहीं जानना, लेकिन जनरली ये आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। लाफ लाइक कॉल, जब ये बोलती है ऐसा लग रहा है कोई हंस रहा है। एंड ये बहुत सारे जैसे मतलब जनरली अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, नॉर्थ साउथ अमेरिका जैसी जगह में पाई जाती। इसकी कई सब स्पीसीज भी हैं। एंड वो कनाडा में देखी जा सकती हैं, सेंट्रल अमेरिका में आपका देखी जा सकती हैं, वेस्ट इंडीज़, पेनिनसुला जैसे आइलैंड्स में इसको देखा जा सकता है। लेकिन अभी ये इंडिया के एक जगह पे भी दिखी है। अब वो बर्ड वहाँ कैसे पहुँची है ये भी देखने वाली, क्योंकि कोई बर्ड कहीं अगर मिलती है और वो ऐसा नहीं कि फ्लाइट में बैठ के चली जाएंगी इंडिया, तो वो तो माइग्रेट कर रही है। माइग्रेट क्यों कर रही है, ये भी एक स्टडी का एक वो बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीनोमिक रिवोल्यूशन प्रोमिसेस ट्रू ट्रांसफॉर्म कैंसर केयर। ये टॉपिक आपके साइंस का बन जाता है। देखो ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो न्यूज़पेपर आज के समय में आ रहा है द हिंदू, बहुत ज़्यादा 3-4 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के अंदर हुआ है। और ये बेसिकली कंटेंट की डिमांड है। तो न्यूज़पेपर में इतना बदलाव हो रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए। मतलब एज ए स्टूडेंट के रूप में, एस्पिरेंट के रूप में आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कंटेंट पर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। एक बार इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप से प्रश्न डायरेक्ट यहीं से आ जाए। मतलब वो क्योंकि एप्टीट्यूड आपका डेवलप होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी हैंडल कर सकते हैं जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा। मतलब पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ी है तो कोई भी प्रश्न मान लो पॉलिटी से आता है तो आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी आपने पढ़ी, किताब पढ़ी है, किसी टीचर से भी आपने अच्छे तरीके से कवर किया तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन मान लो आपने साइंस का आपका इंटरेस्ट नहीं है, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इन एरियाज में आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर क्वेश्चंस भी हैंडल नहीं होंगे, और जो हमें अच्छा लगता है उसी को हम करते जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा अवॉइड करना। तो यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे फिलहाल के लिए,
एक तो आपका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कंसेप्ट आ जाता है, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, और या फिर एक कंसेप्ट है जिसे हम जीनोमिक मेडिसिन भी बोलते हैं। वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज जीनोमिक मेडिसिन, शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो पर्सनलाइज्ड और दूसरा जीनोमिक मेडिसिन भी कहते हैं। तो कैंसर क्या है, ये डिजीज है। अच्छा, जीनोम शब्द का मतलब पहले ये देख लो, इससे डायग्राम से थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो जैसे ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के डीएनए, डीएनए के सेगमेंट्स जीन कहलाते हैं। तो ये मान लो ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम को और थोड़ा सा आपने किया तो डीएनए, डीएनए के सेगमेंट्स जीन जो है, तो ये जीन्स आपके प्रेजेंट होती है। यही जीन्स, जो ये जीन्स आप देख रहे हो, यही जीन्स बेसिकली हर एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रेट्स जो है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द कैंसर डेवलपमेंट, जनरली मान लो आपके पास ये हेल्दी सेल्स हैं और उसमें कुछ बदलाव जेनेटिक चेंजेस में हो जाएंगे। मान लो कैंसरस सेल है और फिर ये जेनेटिक चेंज होगा तो कैंसरस सेल्स होंगे। तो कैंसरस सेल्स की ऐसे क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, तो यही कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही जो है वो कैंसर का रूप आपका ले लेते हैं। तो ये कैंसर का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हेल्दी सेल कैंसरस सेल्स बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि जेनेटिक चेंजेस हुए हैं। अब इसी पर रिसर्च भी कंटिन्यूस बेसिस में हो रही है कि अगर कैंसर के कॉज को देखो तो वो कैंसर बेसिकली उसके पीछे जीन एक बड़ा फैक्टर है, जेनेटिक लेवल एक बड़ा फैक्टर है। तो जो भी चेंजेस जीन के अंदर आ जाते हैं उसी वजह से एक हेल्दी सेल कैंसरस सेल्स हो सकता है और वो कैंसरस सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो देखने को उसमें मिल सकता है। तो इनहेरिटेड जेनेटिक वेरिएंट्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, डिफरेंट जो कैंसर है उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है। तो जैसे जैसे जीनोमिक टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्टडी की जाती है। जैसे मान लो एक सेल निकाला, सेल से ही डिफरेंट जो भी कंपोनेंट है उसको निकाल के मान लो न्यूक्लियस निकाला, और उससे ये स्टडी करके पता चल सकता है कि क्या इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन हुआ है क्या, ये बहुत आसानी से पता चल सकती है। तो यहाँ पे एक टर्म भी यूज होता है, दैट इज प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी थेरेपीज। प्रिसीजन का मतलब एक पिन पॉइंटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑन्कोलॉजी रिलेटेड विथ कैंसर, तो जो थेरेपीज होती है तो पिन पॉइंटेड जो भी आपके वी कैन से कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर जीन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग के लिए 10 डिफरेंट जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। अगर देखा जाए तो 10 डिफरेंट लोग हैं, अगर उनको कैंसर है तो 10 डिफरेंट जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी थेरेपी उस चीज़ को टारगेट कर सकती है कि अच्छा अभी ये जो थेरेपी उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करना कि अच्छा क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये फॉर द स्प्रेड ऑफ द कैंसर, और सेल में क्या बदलाव आपका हुआ, इस चीज़ को देखा जा सकता है। एंड यहाँ पे लाइक ऐसे कई सारी थेरेपी यूएस के अंदर अप्रूव भी की गई हैं एंड डीएनए बेस्ड टेस्ट एज अ बायोमार्कर के रूप में कंसिडर किया गया है। बायोमार्कर का मतलब होता है कि जैसे मान लो सेल के अंदर कोई भी ऐसे चेंजेस है, मेटाबॉलिक चेंजेस हैं जो कि एक साइन का काम कर सकते हैं, या एक कंपोनेंट है डीएनए में कुछ बदलाव है तो जो कि एक साइन का काम कर सकते हैं, जिसके बेसिस में हमें पता चल पाएगा उस सेल में क्या किसी प्रकार का वेरिएशन है कि नहीं है। तो ऐसे बायोमार्कर के बारे में बायोमार्कर एक सोर्स जो है वो यूज़ किया जा सकता है, जिसके बारे में जानकारी, या हम कह सकते हैं कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बायोमार्कर, इसकी वजह से ये थेरेपी यूज़ की जा सकती है। अगर कैंसर के हम ट्रीटमेंट की बात करें या बायोमार्कर के बेसिस में कैंसर की जानकारी या कैंसर के बारे में भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो नए नए बायोमार्कर्स जो हैं वो आपके बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, हम नए प्रकार के जो बायोमार्कर्स हैं हमने उनको भी एक प्रकार से जो है वी कैन से हमने आइडेंटिफाई किया है। ये बायोमार्कर्स हैं जो उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिस बेसिस में वी कैन कंक्लूड कि अच्छा ये बीमारी है कि नहीं है। यूके रिसर्चर्स ने उन्होंने भी सीक्वेंसिंग की है, जीनोम सीक्वेंसिंग की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल के, जो उन्होंने सैंपल्स ब्लड और ट्यूमर टिश्यूज से लेके, मतलब जो ट्यूमर है जो सेल्स का एक गुच्छा टाइप बन जाता है, और उनसे उन्होंने कुछ जो है निकाला है। निकालने के बाद जो भी सेल्स हैं उस बेसिस पे उन्होंने अपना कंक्लूड जो है वो किया है। तो उस बेसिस में फिर ये लोग कई प्रकार की जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं उसको भी आपका डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दो टर्म्स मेंशन्ड है, दैट इज पर्सनलाइज्ड और जीनोमिक मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का या प्रिसीजन मेडिसिन जो शब्द है यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रिसीजन मेडिसिन जनरल सेंस में यूज होता है, या फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं। जैसे मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों को 5 बीमारियां हैं, बट 5 डिफरेंट कॉजेस हैं, तो उस कॉज को आइडेंटिफाई
करके और फिर जो ट्रीटमेंट है वो आपका दिया जाता है, तो वो आपका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब ये नहीं कि घर पे जाके आपको इंजेक्शन लगा के आ रहे हैं, आपने कहा नहीं मैं 5 बजे इंजेक्शन लगाऊं तो 5 बजे आके इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन, अगर मान लो 5 इंडिविजुअल्स हैं और वो बीमार हैं और 5 डिफरेंट फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं या ऐसी स्थिति बन रही है, तो फिर वहाँ पे दे कैन सिंपली वी कैन से कि जो है जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है वो दी जा सकती है, उस बेसिस में ट्रीटमेंट आपका दिया जा सकता है। जीनोमिक मेडिसिन की अगर बात करें तो इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो बायोमार्कर नए नए तरीके के पता चल रहे हैं, तो बायोमार्कर के बेसिस में जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके बारे में पता चलेगा। अच्छा, सेल के अंदर क्या बदलाव हो रहा है। अब एक इंडिविजुअल में सेल के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, दूसरे में कुछ, तीसरे में कुछ, या जेनेटिक वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगा, या डिफरेंट जीन जो है उसमें प्रेजेंट होंगी। तो जब ऐसी स्थिति बनी रहती है तो इस कंसिडरेशन को देखते हुए मेडिकेशन जो है वो आपका किया जाता है। तो इसे हम जीनोमिक मेडिसिन शब्द भी जो है वो कहते हैं, जहाँ पे खास तौर से जीनोमिक इंफॉर्मेशन या जीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक बेस मान के और क्या दवा देनी क्या नहीं देनी है उसको फिर डिसाइड किया जाता है। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखना है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जीनोमिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है, ये टर्म याद रखना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एसिड रेन के ऊपर है। व्हाट इज एसिड रेन, हैज इट्स ओरिजिन्स इन फॉसिल फ्यूल। एसिड रेन क्या है, इसके ओरिजिन के ऊपर कुछ पॉइंट्स जो है इसमें दे रखा है, तो इसको देख लेते हैं। तो जनरली अगर आपने पढ़ा भी होगा एसिड रेन के बारे में, तो जनरली जैसे मान लो कई थर्मल पावर प्लांट्स हैं या जो भी पॉल्यूशंस होते हैं, पॉल्यूशन से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे SO2 हो गई, NO2 हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, और ये क्या है वाटर से मिलेंगी। वाटर से मिलने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं, और ये पानी से मिलके, मतलब आसमान में जो पानी है उसके साथ ही गैस मिलके एसिड रेन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। मतलब जब बारिश होगी तो उसमें एसिडिक कंटेंट होगा, और यही फिर मान लो ट्रीज में पड़ते हैं या रॉक्स में पड़ते हैं या किसी मॉन्यूमेंट पे पड़ती हैं, तो वो उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, मतलब उसको इरोड जो है वो करेगा। सो एसिड रेन दैट इज एसिडिक होता है। एसिड रेन की अगर बात करें, जब फॉसिल फ्यूल में सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, और इसमें मान लो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो फिर आपका नाइट्रिक एसिड जो है होगा। अब जनरली बर्निंग अगर हम करते हैं, जैसे मान लो कार की इंजन की अगर बात करें, या हायर टेम्परेचर लाइक इनसाइड द इंजन ऑफ कार, या किसी प्रोडक्ट को हम जलाते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, इस तरीके की कई ये जो गैसेस निकलती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं एसिड रेन को बनने में, जो अभी हमने डायग्राम में भी देखा। तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के कई जो ऑक्साइड्स आपके आते हैं, ये जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जब लाइटनिंग है, जब आपकी बिजली गिरती है, तभी ये गैसेस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो आपकी रिलीज होती हैं। तो ये काफ़ी अधिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या जो पावर जनरेशंस होती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, तो उसमें भी ये गैसेस आपकी रिलीज होती हैं। और जो सिटी का एटमॉस्फेयर है, अगर मान लो इसमें बहुत अधिक ये गैसेस प्रेजेंट हैं, और जब भी बारिश होगी तो पानी के साथ मिलकर ये एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और वंस SO2 और NOx मतलब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, अगर जो एयर है उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, तो दे कैन कंबाइन विथ वाटर एंड दे कैन फॉर्म दीज एसिड दैट वी कॉल इट एज सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो टिपिकल जो pH है एसिड रेन का, दैट इज अराउंड 4.24 है, ये इसका pH है। एसिड रेन व्हेन फ्लोज इनटू रिवर एंड वाटर, तो ये कई सारी ऐसी, मतलब जैसे मान लो कई बैक्टीरिया है मान कुछ प्रेजेंट है, या जो वहाँ पे पानी के अंदर मान लो तालाब है या फिर लेक है, वहाँ पे एसिडिक वाटर पड़ेगा, तो जो भी फिशेस एंड ऑल है वो दे विल डाई, वो भी मर जाएंगे, या मैरीन लाइफ के लिए वो नहीं सही है। सॉइल के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें भी अगर एसिड या एसिडिक रेन होता है और उसमें पानी प्रेजेंट है, तो जितने भी जो सॉइल के लिए यूजफुल बैक्टीरियाज हैं दे विल ऑल्सो डाई। फॉरेस्ट भी इससे काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट होता है, पेड़ पौधे जो हैं उस पर जब ये एसिडिक रेन होती है तो जो पत्तियां हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या फिर जो पेड़ हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, और इसको रोकने का यही है कि हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ प्रोसीड करें। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि इसमें थर्मल पावर प्लांट में कोल की बर्निंग होती है, और कोल की बर्निंग से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स काफ़ी रिलीज होती हैं। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ
तरफ जाएं, कोल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल जो है वो कम करें। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर हम ये एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाते हैं तो 4 पॉइंट्स बताओ आपकी क्या चैलेंजेस आपके सबसे बड़े देखने को मिलता है। अब इसको देखो, एसिड रेन को थोड़ा सा एक प्रकार से वी कैन से मॉनिटर भी किया जा रहा है, जैसे एसिड डिपोजिशन मॉनिटरिंग नेटवर्क ईस्ट एशिया के अंदर डेवलप किया गया कि अगर अगर जो भी आपके ये डिफरेंट आपके जो ये सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, जो कि एक सोर्स होता है एसिड रेन के क्रिएशन के लिए, तो उसको ऑब्जर्व करने का काम इसके माध्यम से किया जाता है, जो कई ऐसी बॉडीज नेटवर्क इन्होंने क्रिएट कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं एनालाइजिंग चाइना टाइज इन अफ्रीका। तो चाइना अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके पीछे चाइना का ऑब्जेक्टिव, चाइना क्यों है, तो ये एक अच्छा प्रश्न बनता है। और इस पर हमने एक टॉपिक जरूर से पढ़ा था, क्योंकि पिछली बार 2-3 प्रश्न अफ्रीका से रिलेटेड थे, और वो रिसोर्स को लेके मैंने एक आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, और उसमें कुछ हम लोगों ने रिसर्च करके और एक्स्ट्रा कंटेंट भी उस पर कवर कर लिया था। तो ये थोड़ा अच्छा मतलब फोकस एरिया वाला बन जाता है अफ्रीका की बात करें तो, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पे ये आईआर का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है कि आखिर जो चाइना है, चाइना का इतना इंटरेस्ट अफ्रीका के अंदर क्यों है। तो इसके कई फैक्टर्स हैं, ये देख लेते हैं। इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें कई जगह चाइना की भी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रखी है, तो उसमें से मैंने 1-2 पॉइंट्स ही लिए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हमें नहीं चाहिए जानना, मतलब जो काम का नहीं है तो उसको फिर इतना करने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें है। तो पहले तो आप ये लो मैप देखो, मैप देखोगे तो ये अफ्रीका का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। जैसे ये रेड सी है, इधर डिजिबाती है, आ जाती है देश, ये छोटा सा, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये बब अल मंदेब करके आपका आ जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट इज बब अल मंदेब। और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ आप कह सकते हैं रिसोर्सेज भी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है इस तरीके से। तो ये इस पर चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ाना ही चाह रहा, प्लस बहुत रिसोर्स रिच है, जैसे इधर यूरेनियम मिलेगा, कॉपर है, कोबाल्ट है, लिथियम है, लिथियम में कुछ चीज़ें हैं, कॉपर, कोबाल्ट, और भी कई डिफरेंट मेटल्स और मिनरल्स अफ्रीका के अंदर होगी। तो ये थोड़ा सा देखना है। तो कंट्रीज़ आप थोड़ा सा समझो, कंट्रीज़ के कौन किसको बॉर्डर करता है, आप लोग देखो इस चीज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड माउंटेन्स जरूर से करना, इंपॉर्टेंट लेक्स है, कमेंट सेक्शन बताओ इस लेक का नाम क्या है, आपका क्या है। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, बिकॉज प्रश्न बनते हैं इन एरियाज में, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। सो वाई इज अफ्रीका चाइना फर्स्ट स्टॉप फॉर द लास्ट 34 ईयर्स। तो चाइना अफ्रीकन जो रिलेशन है 1950s से प्रयास आपका किया जा रहा है, प्रयास लगातार कोल्ड वॉर एरा से, क्योंकि वहाँ पे प्रयास ये किया जा रहा था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड हो, और जो देश हैं, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी उसकी काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं कंपटीशन चल रहा था कोल्ड वॉर एरा के टाइम। एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो चाइना ने भी अपने रिश्ते डेवलप किए, कई देश अफ्रीका के आज़ाद हो रहे थे, कैसे उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आए। 70s में अफ्रीका कंट्रीज़ ने सपोर्ट भी किया, जिसके तहत चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बना। और इसमें 1999 की अगर बात करें तो चाइना ने इंकरेज किया, इंकरेज इट्स कंपनीज टू इन्वेस्ट इन अफ्रीका, गो आउट पॉलिसी के तहत। तो जो भी चाइनीज़ कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका में इन्वेस्ट करें, और जो अफ्रीका के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करें। 2000 में फोरम ऑन चाइना अफ्रीकन कोऑपरेशन, इसका पहला डायलॉग हुआ, और इस पर अभी डायलॉग दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे चाइना अफ्रीका को कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करना, व्यापार में, इन्वेस्टमेंट में, इन एरियाज़ के अंदर इंक्रीज़ करना, एंड यहाँ पे म्यूचुअल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करना। 2013 में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो उसको एग्री करते हैं, जिसके अगर देखा जाए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि वन रोड वन जो बेल्ट जो ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव में चाइना क्या ऑब्जेक्टिव है, चाइना बेसिकली अपने डिफरेंट फिजिकल कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप कर रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एक तरीके से डेवलप कर रहा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में। और ये जो कनेक्टिविटी है फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी है, उससे इस स्कीम के तहत चाइना अफ्रीका को भी जोड़ना चाहता है, और ज़्यादातर अफ्रीका के जो देश हैं उस पर एग्री भी किया है। चाइना अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये भी एक आपका है। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता है ह्यूज अमाउंट में, चाइना को काफ़ी रॉ मटेरियल भी है। चाइना लोन प्रोवाइड करता है अफ्रीका का,
तो यहाँ पे ये लोन भी है, तो लोन तो डेट ट्रैप के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट आर चाइनाज ऑब्जेक्टिव इन अफ्रीका? पहला, रिसोर्सेज को एक्सेस करना। लगभग सब 90% वर्ल्ड का जो कोबाल्ट और प्लैटिनम है अफ्रीका के अंदर है, और वो सप्लाई करता है। 75% कॉल्टन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़रूरत होती है। चाइना हैज़ अ लार्जेस्ट रिफाइनरी इन अफ्रीका फॉर रेयर अर्थ और मिनरल्स के लिए। तो आप खुद देखो ना कि चाइना रिसोर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा। भाई रिसोर्स वहाँ से ले लिया, और जिनके मतलब मान लो देश है, अब उनका रिसोर्स बेच के पैसा कमाई हो रही है, तो वो भी रिसोर्स लेने देंगे, और चाइना को आसानी से रिसोर्स मिल रहा, तो अपना वो जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो आपका करता जाएगा। फिर उसके बाद माइनिंग सेक्टर में चाइना काफ़ी अधिक प्रेजेंस उसका भी देखने को मिल रहा है। तो डोमिनेंस इन द माइनिंग सेक्टर हैज़ मेड द यूएस डिपेंडेबल ऑन चाइना फॉर की मिनरल्स फ्रॉम अफ्रीका। कि क्योंकि माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा प्रेजेंस चाइना के, तो अगर कुछ मिनरल्स की जरूरत यूएस को भी होती है, तो वो क्योंकि माइनिंग सेक्टर में चाइना का प्रेजेंस है अच्छा खासा, तो फिर यूएस की डिपेंडेंसी भी फिर चाइना पे इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, जो अफ्रीका अलायंस है, एक इंपॉर्टेंट अलायंस भी जो जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए। अफ्रीका लार्जेस्ट ब्लॉक है यूएन का जो आपका हिस्सा है, एंड कई ऐसे रिजोल्यूशंस होते हैं, अगर मान लो जैसे साउथ चाइना सी में चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अब उसके खिलाफ कोई रिजोल्यूशन आता है, तो अफ्रीका के साथ एक अच्छा रिश्ता है, तो उस रिजोल्यूशन को अपोज किया जा सकता है। वन चाइना पॉलिसी की अगर बात किया गया तो ये भी सपोर्ट करता है। वन चाइना पॉलिसी में ताइवान चाइना का हिस्सा है, ये एक पॉलिसी है, और इस चीज़ को अफ्रीका भी पूरा सपोर्ट करता है। फिर चाइना ये भी चाहता है कि उसकी जो करेंसी है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। जैसे अफ्रीकन करेंसी वीक हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, तो जो चाइनीज़ करेंसी है वो एक अल्टरनेटिव के रूप में काम कर सकते हैं, जो तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। तो किस तरीके से चाइना की करेंसी और अधिक इस्तेमाल हो, तो उस स्थिति में भी चाइना आपका लगातार प्रयास कर रहा है। फिर चाइना ने कई डेट स्ट्रक्चरिंग भी किए। डेट स्ट्रक्चरिंग मतलब जो भी उधारी दे रखी है तो उसमें कुछ छूट दे दी या कुछ ऐसी, या फिर नए तरीके से कैसे जो स्ट्रक्चरिंग की जा सकती है, लोन के कई क्राइटेरियाज आपके बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अफ्रीकन मार्केट मतलब चाइना कई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका में। अफ्रीका की जो यंग पॉपुलेशन है तो वो कई लेवल पे एक लेबर के रूप में भी काम करता है चाइना के अंदर, और चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन सब में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अफ्रीका यंग पॉपुलेशन एंड चीप लेबर फोर्स सपोर्ट चाइनीज एक्सपोर्ट ग्लोबली एंड इन अफ्रीका। बेनिफिट्स अगर अफ्रीका की बात करें तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट उनको काफ़ी मिल जाता है, क्योंकि अगर उनके पास रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को खरीदने वाला कोई चाहिए जिससे इकोनॉमिकली, तो चाइना उनके लिए एक अच्छा बन जाता है। फिर चाइना कई सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, एफडीआई और ये सब। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, तो ये सब चीज़ें भी प्रयास चाइना के द्वारा किया जा रहा है अफ्रीका के अंदर। तो ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, जैसे आपकी हाइब्रिड क्रॉप्स बनाना, हाइब्रिड क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो जैसे आई थिंक कल ही हमने डिस्कस किया था हाइब्रिड क्रॉप के ऊपर, मैंने डिस्कशन किया था। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपने कल की क्लास अटेंड की होगी। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड क्रॉप्स हैं, तो दैट हैव आल्सो हेल्प्ड अफ्रीका फर्दर इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में काफ़ी मदद किया होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कई सारी बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो सपोर्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर के कंटेक्स्ट में, वो भी चाइना प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं अफ्रीका को चाइना से जो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर आरबीआई गाइडलाइंस टू स्टेट गारंटीज। तो ये एक टॉपिक आपका इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आ जाता है, तो इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो सेशन अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है, और सेशन को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, और सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करना है। और 2 साल का जो करंट अफेयर्स है 2024 के लिए, जो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसका कोर्स मैंने जो है लॉन्च कर दिया है। सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। आप क्लिक करना है यहाँ पे, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। तो वो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ जो 24 की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को ज्वाइन करना है। 25-26 की अगर आप कर रहे हैं तो नहीं करना है, ठीक है। चलो, व्हाट आर द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन स्टेट गारंटीज। क्या गाइडलाइंस है आरबीआई गाइडलाइंस है स्टेट गारंटीज के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गारंटी शब्द जो इसमें इस्तेमाल हुई है ना, तो उसको समझ लेते हैं, इससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी, और पेपर के अंदर भी दे रखा है। ये इकोनॉमी का टॉपिक है। मान लो ए डिलीवर करता है कोई गुड्स और सर्विसेज बी को, और बी डज नॉट मेक द एग्रीड अपॉन पेमेंट। ए ने बी को दिया और बी ने पेमेंट नहीं किया, और बी डिफॉल्ट कर रहा है एंड रिस्क में है कि मतलब क्योंकि जो भी उधारी ले रखा है वो नहीं दे रहा, तो उसके खिलाफ केस भी हो सकता है। तो यहाँ पे सी बीच में आता है और कहता है कि जैसे मान लो ए जो है, ए कोई चीज़ बी को दे रहा है और बी पे नहीं कर पा रहा है, जो उधारी लिया वो नहीं रिटर्न कर पा रहा है। सी कहता है, मतलब इससे पहले ये जो ट्रांजेक्शन, इससे पहले सी कह देता है
कि अगर बी डिफॉल्ट करता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी, तो इसको हम गारंटी बोलते हैं। गारंटी होता है कि देखो मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे एक ये भी स्थिति रहती है ना कि जैसे मान लो ए है, ए लोन दे रहा है बी को, या मान लो कोई भी लेंडर बी को दे रहा है, तो अब मान लो कोई स्टेट बैंक में भी अगर कोई जैसे सपोज करो पैसा दिया जा रहा है, तो गारंटी बहुत मैटर करती है, खास तौर से जैसे क्रेडिटर्स जो होते हैं, जैसे दो शब्द यूज होते हैं, क्रेडिटर या इन्वेस्टर है। तो जो पैसा दे रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है, तो सपोज करो किसी बैंक में हमने पैसा दे दिया या किसी ने कहीं इन्वेस्ट किया, अब उसको भी तो एक अगर गारंटी मिलती है तो उसको ये रहेगा कि यार एटलीस्ट मेरा पैसा तो नहीं डूबेगा। तो इसी कंटेक्स्ट में आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है, उसको देख लेते हैं। सो पहली चीज़ इसमें मेंशन है कि जैसे अभी फिलहाल के लिए कि वर्किंग ग्रुप जो है आरबीआई के द्वारा गठित किया गया था, और उसने गारंटी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो उसको थोड़े से कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, और ये जो गारंटी एक्सटेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड कुछ जो रिकमेंडेशंस वो दिया। तो गारंटी बेसिकली क्या है, ये क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है लेंडर्स या इन्वेस्टर्स को फ्रॉम द रिस्क ऑफ द बोरोवर डिफॉल्टिंग, कि जिसने पैसा उधारी ली है वो ऐसा बैक ना दे पाए, तो जिसने दी है उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली गारंटी क्या है, यही एक श्योरिटी आप कह सकते हो कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर जो पेमेंट है वो एक्स करेगा, और कुछ ही कंटेक्स्ट में मान लो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है, सरकार को पे करना पड़ता है, वो चीज़ें डिफाइन की गई हैं। सो दे प्रॉमिस टू बी आंसरेबल फॉर द डेट, जो भी गारंटी प्रोवाइड करता है, डेट अगर के लिए जो है उसके लिए आंसरेबल है, और मान लो डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए जो गारंटी दे रहा है उसको एड्रेस ये करना पड़ेगा। एंटिटी टू हुम द गारंटी इज गिवन इज क्रेडिटर, जिसको गारंटी दी गई है वो क्रेडिटर है हम कहते हैं। और जो मतलब डिफॉल्टिंग है, जैसे मान लो ए ने पैसा दिया है बी को, तो ये तो ए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, जिसको दिया है वो प्रिंसिपल डेटर हो जाएगा। एंड जो एंटिटी गारंटी देती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट इस कंटेक्स्ट में, उसको बोलते हैं श्योरिटी। ठीक है, उसके लिए शब्द यूज होता है श्योरिटी। तो यहाँ पे समझना है, ए जो पैसा दे रहा है उसे क्रेडिटर बोलेंगे, बी जिसको दे रहा है और है ना तो उसे प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, और सी जो गारंटी दे रहा है उसे श्योरिटी बोलेंगे। तो जनरली ये डिस्कशन इसमें स्टेट गवर्नमेंट इस केस में आपका रिस्पॉन्सिबल है। सो आरबीआई वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ने क्या कहा, नोट दैट व्हाइल गारंटीज आर इनॉक्यूअस इन गुड टाइम्स इट मे लीड टू सिग्निफिकेंट फिस्कल रिस्क। देखो सबसे जरूरी चीज यही है, अगर मान लो आपके इकोनॉमी के अंदर जो डिफॉल्टर्स के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, तो जो भी क्रेडिटर होगा, जो पैसा देता है या इन्वेस्टर होगा, उसके मन में डर आ जाएगा। उसको रहेगा कि यार यहाँ तो हर लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो मैं पैसा अपना दूंगा भी उधारी में, तो फिर मुझे क्या इससे बेनिफिट है, मेरा पैसा तो रिस्क में चला जाएगा। बट इस प्रकार की जो श्योरिटी मान लो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए कि आपके मतलब भले बी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन हम आपको श्योरिटी देते हैं कि इन केस डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए हम जो भी आपका पेमेंट है वो हम करेंगे। तो ये चीज़ क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप भी करता है, और इससे ये भी नहीं होता है जैसे मान लो कि अब किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो फिर वो पैसा आपका यहीं पे लगा देगा, वो कैश आउटफ्लो नहीं होगा। अगर उसको श्योरिटी नहीं होगी, उसको ये रहेगा कि रिस्क या बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो पैसा उठा के ऐसी जगह पे लगाएगा जहाँ पे उसको श्योरिटी मिले कि एटलीस्ट मेरा पैसा नहीं डूबेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू सैंक्शन एंड इशू गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज और दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज हैं टू द रेस्पेक्टिव लेंडर्स, जो है ना, तो लाइक टू द रेस्पेक्टिव लेंडर्स, मतलब जो भी पैसा दे रहा है तो इनके बिहाफ में मान लो कोई इनसे रिलेटेड जो भी कुछ एंटिटी, फाइनेंशियल एंटिटी है, और वो पैसा उनके द्वारा कई लेंडर्स अगर पैसा दे रहा है तो उनको श्योरिटी प्रोवाइड करना। अब डेफिनेशन ऑफ गारंटी की बात करें तो गारंटी शुड बी यूज्ड एज अ ब्रॉडर सेंस। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, वॉट एवर नेम दे मे बी कॉल्ड, इफ दे क्रिएट ऑब्लिगेशन on the guarantee to make a payment on the behalf of the borrower at the future date। तो वही सिंपल सी गारंटी क्रिएट आपकी अपने आप ही हो जाती है कि अगर ये प्रॉमिस किया जाता है कि मान लो ए ने बी को पैसा दिया और बी बोरोवर है, तो यहाँ पे गारंटी अपने आप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बी जो कि बोरोवर है उसको और रिटर्न करना है टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर उस पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं किया है, तो अगर हम यहाँ पे जो श्योरिटी है, मतलब जो मान लो स्टेट गवर्नमेंट इस केस में, दैट विल प्रोवाइड द गारंटी। रिस्क रिकमेंडेशन के बारे में इसमें कुछ चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पे कहा गया कि जैसे आप ऐसा जो भी उधारी दी जाती है, मान लो 100 रुपये उधारी दी गई,
100 रुपये उधारी दी गई है और आपके बैंक के पास 500 रुपये है, तो जो रिस्क वेट है ना उसको भी थोड़ा बैलेंस करके चलना। मान लो आपने 100 रुपये दिए, बी को आपने उधारी दे दी, फिर सी को आपने उधारी दे दी 50 रुपये, डी को 50 रुपये दे दिया, इस टाइप से। तो इसको ये नहीं कि आप फिर उसको 500 रुपये ही कंसिडर करो, आपको जो रिस्क वेट है ना उसको बैलेंस करके चलना है कि अब फिर आप देखोगे कि रिस्क कितना है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मतलब जो पैसा दे रहा है वो रेगुलर वापस कर रहा है कि नहीं आपका कर रहा है, तो ये सब चीज़ें देखना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन, क्या होता है। ये साइंस का टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है तो इसको देख लेते हैं। एंड अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि अगर आप इस साल एग्जाम देने का प्लान कर रही हैं, एग्जाम इस साल देना है, तो आपको ये सेशंस देखते रहना है, जब भी समय मिले देखते रहना है। समय थोड़ा सा और मान लो क्लोज आ जाता है तो उसमें आप फिर, अभी तो देखो आपको नोट्स खुद बनाने चाहिए, लेकिन जब समय आ जाता है, क्लोज आ जाता है, तो आप फिर सेशन को सुन लो जब भी फ्री हो। और ये जो पीडीएफ्स जो शेयर मैं आपको करता हूँ तो उसको आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर एक और भी पीडीएफ जो है A4 साइज में बना हुआ saurabhpandeyupsc.com पे मिल जाता है, बट वो थोड़ा लेट मिल पाता है क्योंकि पीडीएफ उसको बनाना पड़ता है और अच्छे तरीके से, जिसको आप प्रिंट आउट और ये सब ले सकते हो। तो ये थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। एनक्रिप्शन देखते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई शब्द यूज़ किया है रामू, अब रामू मैं अगर बोलूँगा तो रामू शब्द तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको मैं लिख दूँ *XY, तो अब ये टाइप करूँगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये ऐसा मतलब कोडिंग कर देना, इसी को एनक्रिप्शन जो है कहते हैं। जैसे मैंने व्हाट्सअप में मैसेज भेजा तो मैं सेंडर हूँ और मैसेज मैंने आपको भेजा तो आप रिसीवर हैं। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो भेजा और आप तक पहुंचा, हम ही दोनों चीज़ों को रीड कर सकते हैं, बाकी बीच में कोई नहीं कर सकता है। तो बीच में पूरा एनक्रिप्टेड आपका रहता है, मतलब मान लो रामू मैसेज मैंने आपको भेजा तो वो जो भी कोडिफाइड फॉर्म है उसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये E2E इंक्रिप्शन का मतलब होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपकी है स्टार्टिंग से एंड तक वो इंक्रिप्टेड आपकी रहती है। तो E2E इंक्रिप्शन शब्द भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पे E2E इंक्रिप्शन, द मैसेज इज इंक्रिप्टेड बोथ इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट, मतलब इंक्रिप्टेड रहता है। ट्रांजिट मतलब जब मैसेज आपका ट्रांसफर हो रहा है। एनक्रिप्शन इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि मीन्स बिफोर अ मैसेज इज रिलेड फ्रॉम द सर्वर टू यू, मतलब ट्रांजिट का मतलब आप तक नहीं पहुंचा, अभी सर्वर में ही है, तो वहाँ पे भी इंक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्शन इन ट्रांजिट शब्द उसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं। एंड यहाँ पे दो शब्द यूज होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ये दो शब्द यूज होते हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो चीज़ एनक्रिप्ट करने के लिए की गई वो सेम इन्फॉर्मेशन डिक्रिप्ट करने के लिए की जाए। जैसे मानो मैंने रामू लिखा और उसकी कोडिंग की गई है तो वो सेम कोड से ही दोबारा से वो कन्वर्ट डिक्रिप्ट हो सकता है। तो ऐसे को हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसमें एक DES एक एग्जाम्पल है, ये याद रखना साइंस में प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में। और एक होता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो यहाँ पे मान लो इफ़ द मैसेज आइसक्रीम लिखी हुई है और उसको एनक्रिप्ट किया गया है, बट उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको डिफरेंट कीज़ की ज़रूरत आपकी पड़ेगी, सेम कीज से वो एनक्रिप्ट नहीं हो सकता है, तो उसे हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी कहते हैं। तो ये थोड़ा और एडवांस लेवल में सिक्योरिटी ऑफर करने के लिए इसका जो है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन किया जाता है। तो ये हाँ चलो ये ऐसे टॉपिक नहीं, ये क्वेश्चन आप याद रखना, चाइना एंड अफ्रीका हैज़ बोथ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव 10 नंबर में है, लिखे ना जरूर से आप लिखें। अपना आंसर सेंड करें सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे। आंसर लिखने की आदत बना के रखनी है आपको, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ा टाइम लग जाए तो मान लो उसमें आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, तो बट मैं रिप्लाई आप लोग को जरूर से कर दूंगा। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, अगेन आई एम स्टेटिंग डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर्स, जिसमें 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मैं 2 साल का पूरा कंटेंट आपको इन सब्जेक्ट वाइज कवर करूंगा। और इसमें जितने भी सोर्सेस, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और PIB, जो मेरे द्वारा कंटेंट कवर किया जाता है अलग अलग लेवल पे, वो सब कुछ आपको कवर्ड मिलेगा। तो आप इस कंटेंट को कवर कर लेना। कई ऐसे ईयरली कंपाइलेशन होती है, उससे बहुत बेटर कंटेंट हमारा रहेगा, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एंड आपको ये saurabhpandeyupsc.com पे जाना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 20% ऑफ वाला ऑफर एक्टिव है,
31 तारीख के बाद ये ऑफर 10% हो जाएगा। तो मैंने पहले बोला था 30% का ऑफर था, अब 20%, 31 के बाद फिर ये 10% हो जाएगा। तो अभी प्लान कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट विजिट करना है। अच्छा, CSAT का कोर्स भी चल रहा है, तो वो भी आप लोग जरूर से गो थ्रू हों, ठीक है। CSAT अगर आपका वीक है तो CSAT कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जो है जैन सर के द्वारा लिया जा रहा है, IIT दिल्ली से हैं वो, और इस बार कैट में उनके 99.17 परसेंटाइल आई है। तो वो इन्होंने बताया, शायद आपको नहीं होगा, बट ये बड़ी चीज़ होती है, इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए आपको। और ये जो भी जिनका CSAT वीक है तो आप CSAT से भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस आपको saurabh-pandey-upsc.com में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, काफ़ी सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल रहता है। और ये सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल जरूर से जुड़ा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।